हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास के बारे में। इसको फिजिक्स का चीफ मिनिस्टर भी बोला जाता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज डिफाइंड एज एट अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डीलिंग इट्स ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी या सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम बॉडी के पूरे मास को एज्यूम करते हैं और उसी के वजह से हम उसी पॉइंट को एज्यूमसन करते हुए, कंसंट्रेटेड करते हुए पूरे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को डील करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम लोगों को फाइंड करना होता है। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दो तरीके के सिस्टम का होता है। एक तो होता है डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम का, और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम का, कंटिन्यूअस सिस्टम का। डिस्क्रीट सिस्टम में मासेस, पॉइंट मासेस या कोई भी मासेस अलग अलग पॉइंट पर लोकेटेड होते हैं, बल्कि कंटिन्यूअस सिस्टम में मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन डिस्क्रीट सिस्टम का देखेंगे और फिर कंटिन्यूअस सिस्टम का देखेंगे। ओके, तो डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन डिफाइंड करा गया है। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और अलग अलग मासेस लोकेट किए हुए हैं। सपोज दैट M1, M2, M3 और ऐसे M4, M5 और Mn तक। सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट सिस्टम का निकालने से पहले सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करो। ओरिजिन जैसे ही डिसाइड हो जाता है तो हर एक मास का पोजीशन वेक्टर देखो कहाँ है। मान लो ये पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर M2 का R2 वेक्टर है, M3 का पोजीशन वेक्टर R3 है और Mn का Rn है। ऐसे ही M4 का R4, M5 का R5 एंड सो ऑन, ऐसी चीज़ें हैं। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अलग अलग जगह बिखरे पड़े हुए हैं। हम इनका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम पूरे सिस्टम के मास को एज्यूम कर लेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, और यहीं से पूरी ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन डील होगी। जब कभी भी हमें सिस्टम का वेलोसिटी, सिस्टम का मोमेंटम वगैरह निकालना होगा तो इसी मास को हम कंसीडर करेंगे। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर RCOM है, RCOM है। तो RCOM को डिफाइंड करा गया है बच्चों। RCOM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, लोकेशन, मोमेंट ऑफ मासेस का सम ले लो और टोटल मास से डिवाइड कर दो। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है? तो M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन, जितने भी मासेस हैं Mn Rn, और अपॉन टोटल मास करने हैं तो M1 प्लस M2 एंड सो ऑन प्लस Mn तक। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास को डिफाइंड कर सकते हैं। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वहीं पर हम बॉडी के सिस्टम के पूरे मास को एज्यूम करेंगे। इसको कई दफ़ा समेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है। समेशन I इक्वल टू 1 to n Mi Ri, इसको लिख सकते हैं, अपॉन नीचे वाले को लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Mi, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब कभी भी बच्चों सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो सबसे पहले हम ओरिजिन डिसाइड करते हैं, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ये R1, R2, R3, Rn है। अगर ओरिजिन चेंज करेंगे तो R1, R2, R3 ये पोजीशन वेक्टर्स जो है मासेस के, वो चेंज हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या डिसाइड करो? ओरिजिन, और इस फार्मूले पर बैठा दो। अब देखो होता क्या है, सेंटर ऑफ मास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब
सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है एक्स वाई प्लेन में हो या एक्स वाई जेड कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो इनके। ये भी बात याद रखो, जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जिस पॉइंट पर आएगा, मासेस वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से फ्री होने की वजह से अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल सिस्टम का निकालना चाहते हैं तो इस R1, R2, R3 को आप x1, x2, x3 जो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के, उससे रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? इसको लिख सकते हो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक वैसे ही अगर y एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालने हैं सिस्टम के, डिस्क्रीट सिस्टम के, तो आ जाएंगे m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक वैसे ही अगर z एक्सिस के अबाउट आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास z एक्सिस के अबाउट, तो x y को रिप्लेस कर दो z से, कोऑर्डिनेट से, तो m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सो ऑन प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन प्लस mn कर देंगे। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप x, y और z कोई सा भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो डिस्क्रीट सिस्टम में। चलिए बच्चों, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं किस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सपोज दैट हमें एक सिस्टम दिया गया था पार्टिकल्स का, ये एक स्क्वायर था। सपोज दैट ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड जो है वो 1 मीटर है, ऐसा मान लेते हैं साइड 1 मीटर है स्क्वायर का। यहाँ पर मास 1 kg है लोकेटेड, यहाँ मास 2 kg है, यहाँ मास 3 kg लोकेटेड है वर्टेक्स पर, और इस वर्टेक्स पर 4 kg का मास सिचुएटेड है। और हमसे कहा गया इस 4 पार्टिकल का सिस्टम जो है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, फर्स्ट हम ओरिजिन डिसाइड करेंगे। ओरिजिन डिसाइड करेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेंगे, लेकिन जनरली लोग यहाँ ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो 0,0,0 पहली बात, ओरिजिन डिसाइड कर लो। उसके बाद क्या करना है, सारे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट डिसाइड करो। कोऑर्डिनेट लिखने आपको आता होगा। अगर ये ओरिजिन है तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और आउटवर्ड परपेंडिकुलर z एक्सिस हो गए। तो जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, सोचो क्या होगा कोऑर्डिनेट। x एक्सिस में हम कितना चलें, साइड के इक्वल, साइड कितना है 1 मीटर, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1। y एक्सिस के लॉन्ग कितना चले, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस के लॉन्ग कितना चले, कुछ भी नहीं चले, हम तो x पर चल रहे थे, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। z कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, z के लॉन्ग कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यहाँ का। ठीक वैसे ही यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम डिसाइड करेंगे तो 1 मीटर साइड के बराबर, 1 मीटर साइड के बराबर y एक्सिस, और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट साइड के बराबर 1 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो दूसरा काम, पहला काम ओरिजिन डिसाइड करो, दूसरा काम हर एक पार्टिकल्स का, जहाँ भी है सिस्टम्स में पार्टिकल्स, उनके कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो, पहली बात। फिर आपको इन फॉर्मूलेज पर वैल्यू को रखने हैं। सपोज दैट अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वैल्यू पुट करेंगे, किसी को भी m1
M2 M3 M4 मान सकते हैं। मान लो हम 1 kg को ही M1 मानते हैं, 2 kg को M2, 3 kg को M3, 4 kg को M4 और x1 x2 x3 x4 के जगह पर इनके x कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बस दैट्स इट। इसको सॉल्व करो, x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। देखो डिसाइड करते हैं M1 कितना हो गया। M1 देखो यहाँ पर 1 kg डिसाइड कर रहे हैं हम 1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, प्लस M2 को 2 kg हम डिसाइड कर रहे हैं तो x2 कितना है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो 1 है, प्लस M3 कितना है 3, x कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, प्लस M4 4 है और इनके x कोऑर्डिनेट 0 हैं। तो इस तरीके से आप मास और उनके कोऑर्डिनेट्स का मल्टीपल करके सम कर दीजिए और डिवाइड कीजिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम से। तो M1 1 है, M2 2 है, M3 3 है और M4 4 kg है। सारे डिस्टेंसेज वगैरह देखो मीटर में है यूनिट, तो x कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। इसको सॉल्व करोगे देखो 1 इंटू 0 ये तो 0 चला जाएगा, 4 इंटू 0 ये भी 0 चला जाएगा। तो 0 को ऐड करो, कुछ भी करो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। तो नोमिनेटर में 5 हो जाएंगे और नीचे 2 1 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 5/10 मीटर मतलब 1/2 मीटर आ गया। x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1/2 मीटर। ठीक वैसे ही हम लोग y कोऑर्डिनेट्स भी सेंटर ऑफ मास के निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सेंटर ऑफ मास के, y कोऑर्डिनेट्स जो सेंटर ऑफ मास के होंगे, y कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। 4 पार्टिकल का सिस्टम है तो बस 4 पार्टिकल लिए हैं। M1 1 हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट देखो क्या है, y कोऑर्डिनेट आपको 1 दिख रहा है तो 1 प्लस M2 देखो 2 है और y कोऑर्डिनेट इसका 1 है तो 2 इंटू 1, M3 3 है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, प्लस M4 4 है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। टोटल मास की बात करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये डिस्टेंस मीटर में आएगा पोजीशन। तो देखो ये 1 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, ये दोनों 0 ही हो गया तो 3/10 मीटर आ गया। 3/10 मीटर का मतलब 0.3 मीटर आ गया। अगर आप z कोऑर्डिनेट निकालोगे तो निकालने की ज़रूरत हमारे समझ से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सबके z कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, सबके z कोऑर्डिनेट्स 0 है। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस M4 Z4, सब जगह Z1 Z2 Z3 Z4 0 करने पड़ेंगे। नोमिनेटर 0 हो जाएगा और 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो z कोऑर्डिनेट 0 आ गए। इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ गया। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन x एक्सिस के अलॉन्ग गया है 1/2 मीटर, y एक्सिस के अलॉन्ग गया है 0.3 मीटर और z एक्सिस के अलॉन्ग 0 गया है। तो डिसाइड करो यहाँ पर कहाँ सेंटर ऑफ मास होंगे। 1/2 मीटर का मतलब 0.5 मीटर। तो ये पूरा लेंथ 1 मीटर का है, साइड है, तो 0.5 मीटर बिल्कुल मिड में आएगा। और नीचे y कोऑर्डिनेट 0.3 है तो देखो ये 1 है तो 0.5 से कम आएगा, मतलब ये वाला लगभग 0.3 मीटर आएगा और ये वाला लगभग 0.5 मीटर आएगा। z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाले जो पॉइंट्स बनेंगे, ये वाले यही सेंटर ऑफ मास बनेंगे जिनका x कोऑर्डिनेट 0.5 मीटर, y कोऑर्डिनेट 0.3 मीटर और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, 0.3 को 3/10 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कर लो, होमवर्क हम दे देते हैं। इस तरीके से
कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। जैसे मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका साइड जो है वो 1 मीटर है। यहाँ पर हम 1 kg का इस वर्टेक्स पर मास रख देते हैं, इस वर्टेक्स पर 2 kg का और इस वर्टेक्स पर 3 kg का। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सबसे पहले बच्चों होता क्या है, ओरिजिन डिसाइड करेंगे। अगर ओरिजिन अलग जगह पर डिसाइड कर लेंगे सब लोग तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए हम ओरिजिन डिसाइड कर लेते हैं। 3 kg पर ही जनरली लोग यही ओरिजिन मानते हैं, तो आप यहाँ ओरिजिन मान के और इसका सेंटर ऑफ मास लिखो। क्या करना है, पहले सबका कोऑर्डिनेट लिखना है, फॉर्मूला पर वैल्यू रखना है, आपको सेंटर ऑफ मास दिख जाएगा। ओके चलो, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करो, देखो क्या आता है आंसर आपका। इसमें तो डिस्क्रीट सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स थे। मान लो कहीं पर सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। मान लो सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल हैं, उनके सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करने हैं। सपोज दैट ये रहा m1 और यहाँ से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर ये रहा m2। दोनों के बीच गैप जो है, सेपरेशन जो है, मान लो r दे दिया गया और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहला काम क्या है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ओरिजिन, ओरिजिन डिसाइड कर लिया 0, 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा तब, r डिस्टेंस चले x एक्सिस में तो r हो गया, y में चले ही नहीं 0, z में भी 0 हो गया। अब बताओ अगर हम x कोऑर्डिनेट इसका निकालना चाहें सेंटर ऑफ मास का तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। 2 पार्टिकल सिस्टम है तो 2 ही बार लिया। देखो m1 तो m1 है, x1 कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 आ गया, m2 इंटू x कोऑर्डिनेट इनके r हैं तो r आ गया अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। तो देखो इसका जो वैल्यू है ये 0 आ गया, ये आ गया आपका m2r बाई m1 प्लस m2 आ गया। ठीक वैसे ही आप अगर y कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे YCM तो क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ध्यान से देखो तो y कोऑर्डिनेट्स 0 ही है तो y1 भी 0, y2 भी 0, ऊपर नोमरेटर में पूरा 0 आ जाएगा तो वैल्यूज भी 0 आ जाएगा। ZCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी 0 है तो ऊपर 0 आ जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट ही इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आएगा, y और z के अबाउट 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस के अबाउट कितने डिस्टेंस पर आएगा, तो यहाँ से मान लो ये वाला पोजीशन है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये r1 मान लेते हैं। तो r1 का वैल्यू क्या आ गया, m2r बाई m1 प्लस m2। यही तो x कोऑर्डिनेट है। अगर ओरिजिन इसको मानते हो तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा है, m2r बाई m1 प्लस m2, x कोऑर्डिनेट देखो। ओके, तो ये r1 हो गया। इसी तरीके से अगर आप m2 से निकालना चाहते हो सेंटर ऑफ मास और इस लोकेशन को r2 मानना चाहते हो तो देखो कैसे निकालेंगे r2 की वैल्यू को। r2 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे बताओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, आ जाएगा r2 की वैल्यू। टोटल सेपरेशन कितना है, r है, ये वाला सेपरेशन कितना है, r1 है। आपको r2 निकालना है तो r2 के लिए क्या करेंगे, r माइनस r1 कर देंगे। कुछ ऐसे देखो, अगर आपको r2 निकालना है तो r माइनस
R1 कर देंगे। R माइनस R1 का वैल्यू दिख रहा है आपको, यही तो है R1 की वैल्यू x कोऑर्डिनेट वाली, तो कितनी आ गई m2r बाई m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके सामने m1r बाई m1 प्लस m2। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आ गया m1r बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का निकाल सकते हैं। आप देखो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूं भी हम सोच सकते हैं, निकालने के लिए तो हमने निकाल ही दिया, सोच ऐसे भी सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये m1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पर m2 पार्टिकल्स हैं। ये m1 है और ये m2 पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। हमें सेंटर ऑफ मास m1 से निकालने हैं। m1 से कहाँ सेंटर ऑफ मास जाएगा, मान लो अभी फ़िलहाल मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए। ऑरिजिन डिसाइड कर लेते हैं इसको, ये मानते हैं r1, m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो देखो अगर m1 से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना हो तो m1 को ही आप ढक दो, सामने कौन सा मास दिखेगा आपको, m2 दिखेगा। कौन दिखेगा, m2। m2 को इस टोटल सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो m2r हो जाएगा और अपॉन टोटल मास कर दो। कैसे देखो, m1 ढक लिया, ऊपर m2, टोटल सेपरेशन r है तो m2r बाई m1 प्लस m2। क्लियर। ठीक ऐसे ही अगर आप m2 से निकालना चाहते हो तो m2 को ढक दो, तो देखो सामने कौन पड़ेगा, m1 पड़ेगा। तो ये वाला जो सेपरेशन है यहाँ से, ये वाला सेपरेशन जिसको आप r2 मान रहे हो, ये ढका हुआ है, तो कौन दिख रहा है, m1 दिख रहा है। तो m1 इंटू r कर लो, टोटल सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो सामने मास जो दिख रहा है उसको, और टोटल मास से डिवाइड कर दो तो m1 प्लस m2, देखो ऊपर वही डिस्टेंस आपको दिख जाएगा। तो बहुत सरल है। अगर हम एग्जाम्पल वाइज बात करें तो देखो एग्जाम्पल वाइज क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है और यहाँ से ये दूसरा पार्टिकल हमको दिख गया, ये दो पार्टिकल हैं। मान लो ये 4 kg का पार्टिकल है, ये मान लो 5 kg का पार्टिकल है, और हम इनके बीच का सेपरेशन जो है मान लो 3 मीटर रखना चाह रहे हैं। 3 मीटर का सेपरेशन है और हम चाहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाए। हमें नहीं पता, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ से हमको डिस्टेंस चाहिए, सेपरेशन चाहिए, लोकेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो इस डिस्टेंस को हम r1 मान लेते हैं। क्या तरीका था बताओ, इसको ढको, r1 निकालने का क्या तरीका था बताओ। जहाँ से डिस्टेंस निकालना है उसी को ढक दो, सामने में कौन सा मास पड़ा, 5 kg। टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 3 बाई टोटल मास से डिवाइड कर दो, 5 प्लस 4। ये सब मीटर में आ रहा है तो मीटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 15 बाई 5 4 9 आ जाएगा। तो 3 5 सा 15, 3 3 जा 9, तो 5 बाई 3 मीटर आ जाएगा, 5 बाई 3 मीटर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही ये आ गया आपका 5 बाई 3 मीटर। और R2 अगर निकालना हो, मान लो इस मास से 5 kg से लोकेशन निकालना हो R2, तो R2 कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको ढक देंगे, सामने कौन सा मास पड़ रहा है, 4, तो 4 इंटू टोटल सेपरेशन से मल्टीप्लाई 3 इंटू अपॉन क्या करेंगे, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 4 प्लस 5 मीटर। कितना हो गया, 4 3 जा 12 और बाई 9 हो गया, 12 बाई 9 मीटर। तो 4 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मतलब ये आ गया आपका 4 बाई 3 मीटर आ गया। तो R1 और R2 आपको दिख रहा होगा, 4 बाई 3 मीटर और 5 बाई 3 मीटर। आप सॉल्व करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, 3 मीटर आ जाएगा। 5 बाई 3 प्लस 4 बाई 3
इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, कुछ ऐसी ही बात और कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये दिया हुआ है, एक मास ये दिया हुआ है, एक मास ये दिया हुआ है। ये मास है आपका m, ये मास है 2m, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है ये मान लेते हैं d है, और हम चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ है। एक बात ध्यान दो बच्चों, जो हेवियर मास होता है, जो बड़े वैल्यू का मास होता है, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट कर जाता है। सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेसी पार्ट ऑफ द बॉडी, मेसी पार्ट ऑफ द सिस्टम, उधर ही शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ देखो m और 2m है, तो कौन सा हेवियर मास है? 2m है। तो सेंटर ऑफ मास 2m की तरफ होगा, मतलब 2m से कम डिस्टेंस पर होगा और m से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, ऐसा मान लेते हैं। अब मान लो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालने हैं तो क्या करना है? जहाँ से डिस्टेंस निकालना है उसी को ढक दो। सामने कौन सा मास दिख रहा है? 2m दिख रहा है। उसको किससे सेपरेट करो? टोटल सेपरेशन से, d हो गया। और नीचे क्या करो? टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो m प्लस 2m कर दो। तो ये देखो 2m इंटू डी हो गया और अपॉन 3m हो गया, तो ये ख़त्म। तो ये देखो 2d/3 आ गया, मतलब यहाँ से 2d/3 है। वैसे ही आप यहाँ से देखोगे तो पक्के से आपको क्या दिख जाएगा? टोटल d है, 2d/3 आ ही गया, तो ये d/3 आएगा। करके देख लो, रूल चेक करो, इसको ढको। सामने कौन सा मास पड़ रहा है? m पड़ रहा है। टोटल सेपरेशन क्या है? d है। टोटल मास से डिवाइड कर दो, m प्लस 2m। तो देखो ये आ गया md और ये आ गया 3m, m से m कैंसिल, तो d/3 आया। देखो चेक करो, 2d/3, d/3 ऐड करोगे d के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। कभी कभी बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस टाइप के? देखो, जैसे मान लो ये कोई मास m1 है और ये m2 है, दिख रहा है आपको, x एक्सिस के अबाउट रखे हुए हैं। इनके सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। दोनों मासेस को हम कंसंट्रेट करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये इनके सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस हैं। अब कभी क्या कहा जाएगा क्वेश्चंस में, जो m2 को शिफ्ट कर देते हो राइट या लेफ्ट, जिधर भी मन करे, m1 को शिफ्ट कर दो, जिधर भी करना है उधर कर दो, तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग पूछ दिया जाएगा। या कभी सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग दे दिया जाएगा, m1 या m2 में से किसी मास का शिफ्टिंग दे दिया जाएगा। एक का दिया हुआ रहेगा, दूसरे का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं तो ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस के वॉट बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के वॉट बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालते हैं एक्स एक्सिस के वॉट, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m1 x1 प्लस m2 x2, 2 पार्टिकल का सिस्टम है, अपॉन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये तो तब फॉर्मूला होता जब हमको सेंटर ऑफ मास का वैल्यू चाहिए होता था। लेकिन अब यहाँ शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? dxum इक्वल टू m1, ये क्या आ जाएगा? dxum प्लस m2 आ जाएगा, dx1 लिखो, सॉरी, m2 dx2 बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। ओके, मान लो अब कहा जा रहा है जो ये सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना है, यही रखना है, तो dxum को 0 कर दो। क्वेश्चंस में दिया हुआ है m2 को राइट हम शिफ्ट कर रहे हैं 2 मीटर,
तो m2 का ये dx2 है, इसको राइट की ओर करोगे तो +2 लिख दो, लेफ्ट की ओर करोगे तो -2 रख दो dx2 को। ओके, और इसके अकॉर्डिंग आप पहले वाले मास का शिफ्टिंग निकाल लो क्या है। वैसे ही अगर y एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग की बात की जाए, dy/cum सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, dy/cum बराबर m1 dy1 प्लस m2 dy2 बाई m1 प्लस m2, ऐसे ZCM के अंतर्गत। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है जो क्या बताना चाह रहे हो आप। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 kg का एक ब्लॉक है और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये 3 kg का ब्लॉक है। 2 kg का और 3 kg का ये 2 पार्टिकल है। इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ आएंगे, तो 3 kg के करीब या 2 kg के करीब, तो जिधर मेसी पार्ट है उधर, इधर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। हम चाहते हैं जो सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे, इसी लोकेशन पर है, लेकिन 3 kg वाले ब्लॉक को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं राइट की ओर, मान लो 4 मीटर, और शिफ्टिंग 2 kg का पूछ रहे हैं कितना होगा, है ना। इफ 3 kg ब्लॉक shifted 4 meter towards right, then what value of shifting of 2 kg block so that center of mass remains unchanged। क्या चाहते हैं बच्चों बताओ, सेंटर ऑफ मास को हम चाहते हैं अनचेंज रहे, वही रहे जहां अभी है वही रहे, लेकिन 3 kg वाले ब्लॉक को 4 मीटर हम राइट की ओर शिफ्ट कर दिए हैं, तो 2 kg वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा और किधर करना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, dxum बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2 बाई m1 प्लस m2। y के लॉन्ग लगाना हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, z के लॉन्ग इसी dx1 dx2 के जगह dy1 dy2 के जगह dz1 और dz2 रख देंगे। दिखाते हैं आपको, क्योंकि आपको दिख रहा है ये सब x एक्सिस के लॉन्ग है, तो x एक्सिस वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा x एक्सिस वाला फार्मूला, अभी देखे थे आप लोग, dxum इक्वल टू बोलो m1 dx1 प्लस m2 dx2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। dxum देखो कितना है, कितना हमको शिफ्ट करना है भाई, कोई शिफ्ट ही नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास को अनचेंज रखना है। अनचेंज रखना है तो इसको 0 रख लो, है ना। m1 किसी एक को मान लो 2 kg को, तो 2, इसका शिफ्टिंग निकालना है। देखो क्वेश्चन में 2 kg ब्लॉक के शिफ्टिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यही dx1 फाइंड आउट करना है, प्लस m2 देखो तो 3 kg है और dx2 3 kg को शिफ्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 4 मीटर कर रहे हैं, और किधर, तो राइट की ओर, तो प्लस लेंगे, है ना, राइट को प्लस लेंगे तो लेफ्ट माइनस दिखाएगा हमारा, तो ये प्लस का 4। ध्यान रखेंगे ये जो आप सेंटर ऑफ मास में m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन फार्मूला लगाते हैं, वहाँ पर ये r1 r2 r3 पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर के लिए तो हमको साइन दिखाने पड़ेंगे प्लस माइनस का, अपॉन कर देंगे टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, 5 × 0, 2 + 3 5, 5 × 0 तो 0 हो गया, इक्वल टू हो गया 2 × dx1 और प्लस ये 12 आ गया, ये इधर आ जाएगा, देखो तो -12 हो जाएगा, मतलब 2 dx1 इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो dx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -12/2 मतलब -6 मीटर आ जाएगा। अब आप हमको बताइए
यहाँ पर जो -6 मीटर आया है, यहाँ पर इस माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब क्या है? अगर राइट वाले डायरेक्शन को हम प्लस माने हैं तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास को यही चाहते हैं लेकिन 3 kg वाले ब्लॉक को 4 मीटर राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 kg वाले ब्लॉक को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? माइनस साइन बता रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन मतलब इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 6 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी इसमें सेंटर ऑफ मास चेंज भी होगा, ऐसा नहीं है जो हमेशा सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको लेके चलते हैं उसी की तरफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है ये और एक ब्लॉक है ये। मान लो ये ब्लॉक m मास का है, ये ब्लॉक 2m मास का है। 2 पार्टिकल का सिस्टम है, दोनों के बीच सेपरेशन d है, दोनों के बीच सेपरेशन d है। अभी दोनों का सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 2m मास को नीचे की ओर लेके जाते हैं। कितना? तो 1 मीटर, 1 मीटर लेके जाते हैं नीचे और चाहते हैं ये सेंटर ऑफ मास जहाँ है उससे 1 मीटर जो है ये भी ऊपर खिसक जाए, यहाँ आ जाए सेंटर ऑफ मास। तो इस m को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इस m का शिफ्टिंग क्या होगा? इस m का शिफ्टिंग क्या होगा, है ना? तो देखो ये पूरा सिस्टम आपको y एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है। तो y एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है y एक्सिस के लिए? dy cum, देखो है कि नहीं? dy cum बराबर m1 dy1 प्लस m2 dy2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप क्या करो, ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर प्लस मानते हो तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो dy cm मतलब सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग किधर है? अप है, अप है। अप डायरेक्शन को क्या माने हो? प्लस। तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है? 1 मीटर। तो यहाँ लिख दो +1। कभी नीचे दिया हुआ रहेगा तो माइनस, शिफ्टिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो 0। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। m1 देखो, किसी को भी m1 मान सकते हो, इसको मानो इसको मानो, आपकी मर्जी। हम इसी को मान लेते हैं, m1 m हो गया। dy1 यही तो निकालना है कितना शिफ्ट होगा, तो ये dy1 हमको निकालने हैं प्लस m2 कितना है? 2m है और इसका शिफ्टिंग दिया हुआ है 1 मीटर डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को आप क्या लिए हो? माइनस लिए हो। तो -1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये हो गया आपका m इंटू dy1 और ये हो गया 2m इंटू -m, तो -2m हो गया और नीचे हो गया कितना? 3m हो गया। तो 3m को इधर लेके आओ तो 3m इक्वल टू m इंटू dy1 -2m हो गया, इधर आ गया तो ये कितना हो गया? 5m हो गया। तो ये वैल्यू जो है देखो, ये 2m इधर आ गया तो 2m इधर आ गया और तो ये हो गया 3m और 2m 5m हो गया इक्वल टू m इंटू dy1 आ गया। 3m 2m 5m, m से m कैंसिल हो गया। तो देखो dy1 जो है वो +5 आया और सब कुछ मीटर में था, SI में था। तो बताओ ये प्लस वाला साइन क्या रेफर कर रहा है? प्लस वाला साइन रेफर कर रहा है जो इस m को हम ऊपर की ओर शिफ्ट करें। कितना शिफ्ट करें? तो 5 मीटर। अगर 1 मीटर 2m का मास शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड और m मास को शिफ्ट करेंगे 5 मीटर अपवर्ड, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का 1 मीटर अप शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब लोकेशन हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का देखते हैं। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी। देखो कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब है एक मास जो अलग अलग जगह बिखरा पड़ा नहीं हो, समेटा हुआ हो, जस्ट लाइक रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब कंटिन्यूअस बॉडी कहलाएगा। हालांकि ये इरेगुलर शेप हम दिखा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस बॉडी है और इसका पूरा मास मान लो m है। हमें इनके सेंटर ऑफ मास निकालने हैं। तो जब भी सेंटर ऑफ मास निकालने हैं तो सबसे पहले क्या डिसाइड करो, ऑरिजिन डिसाइड करो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये रहा आपका ऑरिजिन। दूसरा काम क्या करो, इसमें एलिमेंट काटो। सर एलिमेंट कैसे काटते हैं? तो एलिमेंट काटना अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग है। तो अभी जिस टाइप के एलिमेंट कट करेंगे हम लोग पर्टिकुलर कंटिन्यूअस बॉडी में, उसको याद रखते जाइएगा और आगे आप लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मान लो ये एलिमेंट काटा और इसका मास dm है और इसका पोजीशन वेक्टर r है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, dm है। अब याद करो बच्चों, जब हम कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ के जोड़ने का प्रयास करते हैं तो समेशन आता है या इंटीग्रेशन आता है? इंटीग्रेशन आता है। पहले छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा हमने डिस्क्रीट सिस्टम में, वहाँ क्या आया था? समेशन के फॉर्म में सिग्मा आया था। यहाँ वही सिग्मा चेंज हो जाएगा और सिग्मा के जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिंग अप ही होता है। मतलब यहाँ पर अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिफाइंड करना होगा, सेंटर ऑफ मास, तो देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन आर डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, आप लोग जानते होंगे, कैनेमेटिक्स से ही शुरू हो जाता है फिजिक्स में, ये इंटीग्रेशन का साइन है। डीएम 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 डीएम, बहुत सारे डीएम हैं, इनको जोड़ेंगे सारे मासेस को तो ये टोटल मास के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम बाई एम, जहाँ m किसके बराबर होगा? तो m जो है ये टोटल मास हो जाएगा बॉडी का, टोटल मास ऑफ बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का निकालते हैं। फिर से वही बात, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का भी निकालना होगा तो पहले ऑरिजिन मानेंगे। दूसरी बात, एलिमेंट कट करेंगे। एलिमेंट कट कैसे करेंगे? अभी तो यहाँ पर कट करके बता दिया है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं, अलग अलग कंटिन्यूअस बॉडी में अलग अलग तरीके से एलिमेंट कट करेंगे, जो कि आगे हम आपको समय के साथ सिखाते चले जाएंगे। अब ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। सपोज दैट अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के कंटिन्यूअस सिस्टम के, अगर सपोज दैट हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स यू एम, तो क्या करेंगे? आर को रिप्लेस कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट से। वाई कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो वाई से रिप्लेस कर देंगे, जेड कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो जेड से रिप्लेस कर देंगे। सपोज दैट एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m। देखो डी एम एम के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, इस तरीके से। वैसे ही अगर वाई सी यू एम निकालना होंगे तो वाई सी यू एम मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब 1/m डी एम का जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेट करके वो टोटल मास के बराबर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। ठीक ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ लिखते हैं जेड कोऑर्डिनेट जब लिखना होगा कंटिन्यूअस बॉडी का, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो ये आ गया आपका 1/m इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। तो इस तरीके से हम लोग एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकालते हैं कंटिन्यूअस बॉडी का। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ क्या रह गया, जो भाई एलिमेंट कैसे काटते हैं। दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वो समय के साथ हम लोग सीखेंगे जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो अभी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। एक बात और सीखना है बच्चों इसमें, अगर कोई लीनियर मास होगा, सपोज दैट रॉड होगा, रिंग होगा, है ना, रॉड होगा या रिंग होगा, जैसे ये रॉड है, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लीनियरली है। या रिंग है तो रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियरली है, इस लेंथ में है। फिर से 1D 2D 3D की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो 1D होगा या 2D होगा, जैसे ये 2 डायमेंशनल है, उसकी बात नहीं हो रही है, लीनियर की बात हो रही है। मासेस कैसे है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो लीनियरली है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस लेंथ में है। क्लियर। ठीक वैसे ही कुछ बॉडी होते हैं जो सरफेस नुमा होता है, सरफेस होता है जिसका, जैसे सरफेस के रूप में जैसे आपके पास हो जाएंगे डिस्क हो जाएंगे, हॉलो स्फीयर हो जाएंगे, हॉलो स्फीयर हो जाएंगे, हॉलो कोन हो जाएंगे, हॉलो कोन हो जाएंगे, हॉलो सिलेंडर हो जाएंगे, हॉलो सिलेंडर हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेट हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेट हो जाएगा, या स्क्वायर प्लेट हो जाएंगे, या रेक्टेंगुलर प्लेट हो जाएंगे। इस टाइप की चीज़ों में क्या होती है, मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर होता है। क्लियर। और एक होता है जिसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किस पर होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर में देखो, आप सॉलिड स्फीयर में देखोगे तो सब जगह मासेस पूरे वॉल्यूम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर आप सॉलिड कोन में देखो, सॉलिड कोन में पूरे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या फिर आप किसमें, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, या क्यूब में देखो, क्यूब, बिल्कुल सॉलिड क्यूब या सॉलिड क्यूबाइड, इस तरह। मतलब मासेस के आधार पर कह रहे हैं आपको। मास अगर लेंथ वाइज बटे हुए हो तो लीनियर, मास अगर एरिया वाइज बटे हुए हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सरफेस, और मास अगर वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जब भी लीनियर वाली चीज़ों में मास आएगी ना, तो इसमें एक टर्म आता है हमेशा, आगे फिजिक्स में सब जगह यूज होने वाला है, लैम्डा। इस लैम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर मास होगा तो मास, चार्ज होगा तो चार्ज लगा देंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में जाके। खैर, अभी लीनियर मास डेंसिटी। अगर सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम लोग लेते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। और इसमें आता है रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके। ये लैम्डा होता क्या है, तो मान लो किसी रॉड पर लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से यहां, मान लो L लेंथ है इसका, और इस L लेंथ के लिए मास m है। L लेंथ है और L लेंथ के लिए कितना मास है, तो m है। तो यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, m/L होगा। मतलब जब कभी भी लैम्डा डिफाइन करना हो तो कंटिन्यूअस बॉडी का मास लेना है और उसके लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक वैसे ही सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया होता है, मास पर यूनिट एरिया होता है, मास अपॉन एरिया। यूनिट एरिया में कितने मास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। ठीक वैसे ही अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी देखेंगे तो ये होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मास हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने मास हैं। यूनिट वगैरह निकालना होगा तो ऐसा यूनिट देखो, मास का केजी लेंगे, लेंथ का मीटर, तो केजी पर मीटर। इसका क्या हो जाएगा, आप लोग सोचो क्या होगा, मास के लिए केजी और एरिया के लिए क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग यूनिट डायमेंशन में, मीटर स्क्वायर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, इनका यूनिट क्या होगा, केजी पर
मीटर क्यूब। ठीक ऐसे ही आप इनके डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा डायमेंशन? अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो मास का m हो जाएगा, लेंथ का l, तो m/l मतलब ml-1। टाइम में दिखना होगा तो 0 होगा। डायमेंशन मास का 1 होगा, लेंथ का -1 होगा, टाइम का 0 होगा। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो मास का 1, लेंथ का -2 होगा और टाइम का 0 डायमेंशन होगा। यहाँ मास का 1 होगा, लेंथ का -3 और टाइम का 0 होगा। तो इस तरीके से लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। थैंक यू।